तो देखिए, 2 फेज का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण से पहले आरक्षण भी अब लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। आरक्षण को लेकर आज 2 बड़े बयान आए हैं। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का हैदराबाद में दिया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया है और बाद में यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में एटा की चुनावी रैली में दोहराई। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव में आरक्षण का मुद्दा आया कैसे? कांग्रेस ने किस नेता के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा और तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के मायने क्या है? हर सवाल का जवाब विस्तार से बताती ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। बीजेपी नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। आरक्षण, जी हां, आरक्षण। फिर सुन लीजिए, आरक्षण। कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को तीसरे दौर की वोटिंग से पहले आरक्षण का चिन्ह फिर से बाहर निकल आया है। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इन सब के बीच फिर सामने आते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर वही बात कही जो उन्होंने 4 साल पहले कही थी, 2 साल पहले कही थी, नागपुर में साल भर पहले भी कही थी और एक बार फिर कहा कि आरएसएस संविधान के मुताबिक आरक्षण के साथ है तब तक जब तक समाज में भेदभाव है। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे कर रहे हैं, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख हैदराबाद में थे, एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। जिक्र आरक्षण का आया, बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो फैलाया जा रहा है, आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। सोशल मीडिया है, अच्छी बातें भी जाती है, खराब बातें भी जाती है। वो सोशल मीडिया का गुण नहीं, सोशल मीडिया में भाग लेने वाले का गुण है। तो ऐसी कपोल कल्पित बातें लोगों में भेज कर विवाद पैदा करना उसका स्वार्थ है। चलो ठीक है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। संघ प्रमुख ने क्लियर कर दिया है कि आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन मौका चुनाव का है, लिहाजा मुद्दा गरमा चुका है। संघ प्रमुख के बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आरक्षण पर सियासी रण बढ़ने लगा है। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। जो भी
जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं, जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए तीसरे फेज की वोटिंग से पहले बाहर निकले आरक्षण के चिन्ह का सिरा खोजना जरूरी। असल में इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी देश के संविधान को बदलकर लोकतंत्र को तबाह कर देना चाहती है। आगे लिखा कि बीजेपी आरक्षण छीनकर दलितों और पिछड़ों की भागीदारी खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी से जुड़े लोग ऐसा कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया? राहुल गांधी ने बीजेपी से जुड़े किस नेता का जिक्र किया? जातिवादी होने का हमला इन सवालों का जवाब ये वायरल वीडियो है, जिसमें जो शख्स नजर आ रहे हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। वायरल वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए। यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर किया। सुप्रिया के वीडियो को ही राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए आरक्षण खत्म करने को लेकर निशाना साधा। अब सवाल यह है कि प्रमोद कृष्णम हैं कौन? आचार्य प्रमोद कृष्णम एक संत के साथ ही राजनेता भी रहे हैं। प्रमोद लंबे वक्त तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। 2014 में संभल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2019 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार जीत हासिल नहीं कर सके। इसी साल फरवरी में कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन्नीस 1990 में उत्तर प्रदेश के संभल में उन्होंने कल्की फाउंडेशन की स्थापना की। फिर 1996 में कल्की धाम की स्थापना भी उन्होंने ही की। इसी धाम में पीएम मोदी ने 19 फरवरी को कल्की मंदिर की आधारशिला रखी थी। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा, और उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसको उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उनका भाषण साल भर पुराना है, वो भी तब जब वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई, और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस वीडियो को साजिश करार दिया, लेकिन मौका और माहौल चुनावी है। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। केंद्रीय गृह मंत्री यूपी के एटा में रैली कर रहे थे। राहुल गांधी और आरक्षण को लेकर क्या कहा, खुद सुनिए। राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देंगे। राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और
पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि तीसरे चरण से पहले उठे आरक्षण को लेकर बीजेपी को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। 7 मई को असम की 4 सीटों, बिहार की 5 सीटों और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए वोटिंग है। इसके अलावा गोवा की 2 और गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में 14, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश में 10, पश्चिम बंगाल में 4, दमन और दीव में 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी 7 मई को ही वोटिंग है। इन सीटों पर 1351 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। खास बात यह है कि तीसरे फेज में वोटिंग वाली कई सीटों पर SC, ST और OBC वोटर निर्णायक हैं। यूपी की ही बात करें तो तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली जैसी सीटें शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। दूसरे फेज में जहां चुनाव जाट बेल्ट पर फोकस था, वहीं तीसरे फेज में यादव बहुल इलाकों में वोटिंग है। यादव OBC में आते हैं, इसीलिए आरक्षण का जिक्र चला तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इंडिया अलायंस पर तीखे तीर छोड़ने में देर नहीं की। इस जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन्होंने पहले देश को बांटा, अभी कहते हैं हर भारतीय की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। सर्वे करा करके फिर ये कहेंगे कि इस पे एक विरासत टैक्स लगेगा और विरासत टैक्स के आधार पर क्या कहेंगे कि आपके बाप दादों की तो संपत्ति होगी, घर होगा, खेत होगा, खलिहान होगा, फिर उसमें कहेंगे कि इसमें से आधा संपत्ति में विरासत टैक्स में सरकार ले रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। बीजेपी को SC, ST और OBC वोटरों की सियासी ताकत का बखूबी अंदाजा है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जनादेश के पीछे इस वोट बैंक का बड़ा हाथ रहा है। एक दौर में क्षेत्रीय क्षत्रपों की झोली में जाने वाले OBC वोट को बीजेपी ने कैसे अपने पाले में किया, इसे ऐसे समझा जा सकता है। मोदी यानी गारंटी। 2004 में बीजेपी को 23% OBC वोट हासिल हुए थे। 2009 में ये घटकर 22% हो गए, लेकिन 2014 में बढ़कर 44% और 2019 में 45% OBC वोटर ने कमल पर बटन दबाया। यूपी में जातीय समीकरणों का जो अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है, उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग है, दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे पर सवर्ण, फिर चौथे पर मुस्लिम आते हैं। यूपी में OBC वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा 52% है, दलित वोटरों की संख्या 22 से 23% और सवर्ण वोटर 20 से 22% हैं, जबकि 5% अदर्स में आते हैं। इसीलिए सभी दलों का सबसे ज्यादा फोकस 52% वाले OBC वोट बैंक पर रहता है। हर दल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने वायरल वीडियो को लेकर आरक्षण के जिन्न को बाहर निकाला तो विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मुफीद मौका मिल गया। अखिलेश यादव को सुनिए। हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण को लेकर चुनावी राजनीति गरमाने लगी है। 7 मई आने में अभी हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में साफ है कि आरक्षण पर वार पलटवार का सिलसिला अभी लंबा चलेगा। और चलिए अब बात करेंगे राहुल के सुल्तान और मोदी के महाराजा की। कहते हैं कि राजनीति और युद्ध में टाइमिंग बहुत मायने रखती है।
एक बार फिर ये बात सही साबित होती नजर आ रही है। कर्नाटक के बेल्लारी में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं का जिक्र करते हुए अपनी बात कही थी और राहुल के इसी बयान को बीजेपी ने राजपूतों का अपमान करार देते हुए कांग्रेस से माफी की मांग कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 4 रैलियां की और पहली ही रैली में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाते हुए करारा हमला बोला। बात निकली तो कैसे नवाबों और मुगलों से होते हुए औरंगजेब तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। शहजादे के लिए भारत के राजा महाराजा अत्याचारी थे। राजाओं को गाली देते हो सुल्तानों पर बोलती बंद हो जाती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इसी अंदाज में कांग्रेस को घेरा, खासतौर से राहुल गांधी पर जबरदस्त अटैक करते हुए कांग्रेस पर राजाओं महाराजाओं के अपमान का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के शहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। पीएम मोदी ने कर्नाटक में तूफानी प्रचार किया, एक के बाद एक 4 रैलियां की। पहली रैली में बेलगावी पहुंचे तो राहुल गांधी निशाने पर थे। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए, आप उनको गालियां दे रहे हो। और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और कितना पतन होगा, लोग पूछ रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, राजाओं महाराजाओं को लेकर बयान पर राहुल गांधी को तो घेरा ही, कांग्रेस को औरंगजेब का इतिहास भी याद दिलाया। हमारे राजा महाराजाओं का योगदान शहजादे को अत्याचारी लगता है? आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हो भाई? कर्नाटका सहित पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार किए हैं। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा, उन्हें तबाह किया। लेकिन शाहजादे ने उनको तो क्लीन चिट दे दी और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। दूसरा दौर बीतने के साथ ही जिस तरह से प्रचार में राजा महाराजा और नवाबों से लेकर औरंगजेब तक की एंट्री हो चुकी है, उससे साफ है कि तीसरे दौर में भी धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोटरों को साधने की पूरी तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसे बीजेपी राजा महाराजाओं के अपमान से जोड़ रही है? राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में रैली की थी, जिसमें राजा महाराजाओं का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने राजपूतों का अपमान बताया, कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर दी। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में ही थे, लिहाजा कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की।
कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो सब भूल करके उनके घर गए। घर जाकर के सम्मान पूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया, और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। असल में कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 14 सीटों के लिए तीसरे फेज में मतदान है। इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है। भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है। साउथ में कर्नाटक इकलौता राज्य है जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज होती रही है। 2019 में बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में 30 सीटें मिली थी, जिनमें 25 सीटें सिर्फ कर्नाटक से थी। लेकिन 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 25 सीटों पर दिखाने की चुनौती है, जो आसान नहीं, क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। हुबली में दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में एक बेटी की हत्या हो जाए, कांग्रेस उसमें भी वोट बैंक ढूंढती रही। इस घटना ने कर्नाटका के सामान्य परिवारों के लिए बहुत बड़ी चिंता खड़ी की है, टेंशन पैदा किया है। हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटी बाहर भेज दें या न भेजें, अकेली जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। सरकार में बैठे हुए लोग वोट बैंक की चिंता में डूबे हुए हैं। बीजेपी जानती है कि कर्नाटक के जरिए ही दक्षिण के सियासी किले में सेंध लगाई जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी 1998 से ही डबल डिजिट में सीटें जीतती रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 1998 के बाद कर्नाटक में 9 सीटों से ज्यादा कभी हासिल नहीं की। वैसे असल नतीजे क्या होते हैं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, पर इतना जरूर है कि 7 मई तक कर्नाटक में जुबानी जंग और तेज होगा।